नमस्ते साथियों, नमस्ते मित्रों। जैसा आपका न्यू नॉलेज बेस्ड चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने 1861 का भारत परिषद अधिनियम पढ़ा था, उसके बाद के अधिनियम हमारे बाकी हैं। तो अक्सर हम क्या पढ़ते हैं कि जैसे ये 1861 का भारत परिषद अधिनियम पढ़ा और उसके बाद हम डायरेक्टली 1892 का भारत परिषद अधिनियम पढ़ते हैं। लेकिन इस बीच में कई अधिनियम आए थे और उन अधिनियमों से काफी ज्यादा क्वेश्चन बने हुए हैं। तो आज हम उन छोटे छोटे अधिनियमों को ही देखेंगे और 1892 के अधिनियम को भी देखेंगे। तो 1861 के बीच में कौन कौन से अधिनियम आए थे? जैसे कि 1865 का अधिनियम आया था, ये आज हम देखने वाले हैं, जो कि काफी कम लोग बताते हैं। तो आज हम इन्हीं पे अध्ययन करेंगे, ठीक है। 1865, इसके बाद हम देखेंगे 1869 का अधिनियम, यानी कि ये सिर्फ अधिनियम ही थे, ठीक है। इसके बाद 1873 का और 1876 का। तो ये चार अधिनियम इसके बीच में आए हुए हैं और इनसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो इन्हीं पर नजर डालते हैं पहले हम, ठीक है। तो पहला हम लिखेंगे 1865। 1865 के अधिनियम में क्या कहा गया भाई? 1865 का ये एक्ट था सिर्फ, ठीक है। तो 1865 में जैसा कि आपको पता है कि 1858 का भारत शासन अधिनियम, तो उसमें क्या किया गया, गवर्नर जनरल जो था उसके पद को वायसराय का पद दे दिया गया और इसी वायसराय की शक्तियों का जिक्र इसमें किया गया 1865 में। तो इसमें कहा गया कि जो वायसराय है, वायसराय अपनी उसको विधायी शक्तियों में छूट दी जाती है, यानी कि वायसराय को विधायी शक्ति बनाने या विधायी शक्ति से संबंधित निर्णय लेने की बात कही गई है 1865 के एक्ट के अंतर्गत। यानी कि जो वायसराय है, वायसराय वह विधायी शक्ति यानी कि कानून, विधायी से संबंधित शक्ति यानी कि कानून जो है वो बना सकती है, इस शक्ति के बारे में कहा गया, ठीक है। दूसरा, जो वायसराय के अंदर प्रेसिडेंसी रहा करती थी, जैसे उस समय की बंगाल, बिहार या मद्रास, ये प्रेसिडेंसियां थी, तो उनके जो क्षेत्र था यानी कि उनकी सीमाओं के बारे में वायसराय चाहे तो उसका विस्तार कर सकते हैं और वायसराय चाहे तो उसको कम कर सकते हैं। तो ये बात भी थी कि वायसराय को मतलब इनकी शक्तियों में विस्तार किया जा रहा है, कुल मिला के वायसराय की शक्तियों में। तो वायसराय विभिन्न प्रेसिडेंसियों, जो उस समय की विभिन्न प्रेसिडेंसियां थी, ये प्रेसिडेंसियां है, ठीक है। तो उनकी सीमाओं का निर्धारण करने का जो दायित्व था, सीमाओं का निर्धारण करने का दायित्व भी जो है वो वायसराय को दिया गया। किस एक्ट के माध्यम से? 1865 के एक्ट के माध्यम से। तो ये क्वेश्चन कई बन जाते हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे 1869 का एक्ट। तो 1869 के एक्ट में ना छोटे छोटे, ज्यादा कुछ नहीं है। 1869 का एक्ट, तो इसमें सिर्फ एक बात कही गई वायसराय के लिए कि वायसराय जो है उसको वो मतलब उसकी शक्तियों में विस्तार किया गया। कैसे? कि वायसराय के लिए कहा गया है कि वायसराय विदेश में गए हुए भारतीयों के लिए भी कानून बना सकता है, यानी वायसराय विदेश में गए हुए भारतीय लोगों के लिए भी वो चाहे तो कानून बनाने की जो शक्ति है वो 1869 के एक्ट में दी गई। तो हम लिख सकते हैं वायसराय विदेशी भारतीयों के लिए भी कानून बना सकता है ना, कानून बनाने का प्रावधान जो है इसको दिया गया। प्रावधान किसको? वायसराय को। किस एक्ट के माध्यम से? ये सिर्फ एक्ट ही था, 1869 के एक्ट के माध्यम से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बहुत कम लोग बताते हैं, इसलिए हम इस पर खास डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं 1873 का। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 1873 का। आई होप आपको दिख रहा होगा, छोटे छोटे लिख देती हूँ मैं सब साथ में। 1873 का, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कहा गया 1873 में कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, ध्यान रखना, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत 1858 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत हुआ था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का ही अंत जो है वो इसमें कहा गया था, यानी इसमें एक प्रावधान था कि अब जो है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो कभी भी समाप्त हो सकती है या उसको कभी भी भंग किया जा सकता है। ऐसी बात कही गई थी कि अब उसको भंग किया जा सकता है, क्योंकि कंपनी का शासन तो 1858 में समाप्त हो गई थी, तो कंपनी नाम मात्र की बची थी। तो उसके लिए भी कहा गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग अब किया जा सकता है
1873 में तो कही, और 1874 में जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतया भंग कर दी गई। क्या कर दी गई? पूर्णतया भंग कर दी गई। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है 1873 के। तो एक छोटी छोटी बात है, 1865 में वायसराय की शक्तियों का विस्तार किया गया, उसको विधायी पावर दी गई, और इसके साथ ही जो प्रेसिडेंसिया थी उसके क्षेत्र में विस्तार कर सकता है, उसकी सीमाओं का निर्धारण कर सकता है, ये कहा गया। देन 1869 में वायसराय को कहा गया कि आप विदेश गए हुए भारतीयों के लिए भी कानून बना सकते हो। ये कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद 1873 का एक्ट, इसमें खास ही आपको ध्यान रखना है कि 1873 में कहा गया कि कंपनी को कभी भी समाप्त किया जा सकता है, और 1874 में कंपनी को समाप्त कर भी दिया गया था। इसके बाद हम पढ़ते हैं 1876 का एक्ट। तो 1876 में भी बहुत अच्छी बातें कही गई थी, ये हम देखते हैं 1876 का एक्ट। ठीक है, तो 1876 का है ना, इसको हम एक्ट तो कहेंगे लेकिन उसको शाही आयोग अधिनियम कहा जाता है। शाही आयोग अधिनियम, ऐसा नाम क्यों रखा गया इसका, ये इसके नाम से ही पता चल जाएगा इसको, शाही आयोग अधिनियम। ये 1876 जब आया था ना, तो उस समय लॉर्ड लिटन रहा करते थे। लॉर्ड लिटन के समय जो है ये आयोग आया था, लॉर्ड लिटन के समय में। तो इसमें कहा गया पहला प्रावधान कि जो विक्टोरिया थी ना, वो भारत की साम्राज्ञी बन गई थी 24 अप्रैल। पहला प्रावधान था कि 24 अप्रैल 1876 में महारानी विक्टोरिया जो है वो भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दी गई, यानी महारानी विक्टोरिया, इसी का काल आ गया था। तो महारानी विक्टोरिया को की मतलब को भारत के साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। ठीक है, भारत की क्या बन गई? साम्राज्ञी, यानी कि रानी। ठीक है, साम्राज्ञी की घोषणा कर दी गई। लेकिन औपचारिक रूप से कब इसने कार्यभार संभाला? तो भारत में औपचारिक रूप से कार्यभार इसी के अगले साल 1877 में औपचारिक रूप से इसने अपना कार्यभार संभाला। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आपको शायद लाइट के फोकस से यहाँ नहीं दिख रहा होगा, तो मैं बोल रही हूँ। तो 1877 में औपचारिक रूप से फिर इन्होंने कार्यभार संभाल लिया, किसने? महारानी विक्टोरिया ने। तो इसी के 1876 का शाही आयोग अधिनियम आया था। ठीक है, इसमें एक और बात कही गई जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें कहा गया पहले गवर्नर जनरल हुआ करता था, कब? 1857 के क्रांति से पहले, यानी कि 1853 के चार्टर एक्ट में गवर्नर जनरल हुआ करता था। लेकिन 1858 में फिर जब गवर्नर जनरल को वायसराय का पद दे दिया गया, तो इसमें कहा गया कि वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद थी ना, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद, तो उसमें छठा जो सदस्य था उसकी नियुक्ति का प्रावधान रखा, मतलब छठे सदस्य की का निर्वाचन कर दिया इसमें। जैसे कि मैं बताऊंगी, तो वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद है, कार्यकारिणी परिषद, उसमें से छठे सदस्य को और शामिल कर लिया गया। पहले 5 ही थे, फिर इसमें एक और सदस्य को शामिल कर लिया गया, जिसके लिए कहा गया कि ये व्यक्ति जो है वो एक आयोग का काम देखेगा। जो आयोग था लोक निर्माण विभाग, यानी कि लोक निर्माण विभाग, इसका कार्यभार संभालने के लिए एक छठे सदस्य की नियुक्ति कर दी गई। अब एक बात समझना, जो वायसराय की जो परिषद होती थी ना, जिसमें 5 या 6 जितने भी सदस्य होते थे, वो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी होते थे, और हर अधिनियम के माध्यम से वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। चलो आज मैं आपको बता ही देती हूँ कि किस किस प्रकार से वायसराय की जो कार्यकारिणी है उसका विस्तार किया गया। तो 1876 के शाही आयोग में 3 बातें आपको ध्यान रखनी है कि 24 अप्रैल 1876 को महारानी विक्टोरिया जो है भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दी गई, और 1877 में तो औपचारिक रूप से कार्यभार संभाल लिया गया। इसके साथ ही वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद है उसमें छठे सदस्य की नियुक्ति की गई, जिसको लोक निर्माण विभाग दिया गया। ठीक है, तो किस प्रकार से वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का समय समय पर विस्तार किया गया, वो आइए हम देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम समझते हैं बेस से ही। आपको पता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, जिसमें बंगाल का पहला गवर्नर ही हुआ करता था। ठीक है, बंगाल का केवल गवर्नर ही हुआ करता था, ये आपको पता है। तो इसमें पहले है ना, बंगाल के गवर्नर के पास 4 सदस्यों की एक कमेटी हुआ करती थी, ये आपको पता है, मैंने बताया था।
1784 का जब पिट्स इंडिया एक्ट आया तो इसमें बंगाल के गवर्नर को ही गवर्नर और जनरल का पद दे दिया गया, ठीक है। और इसमें जो है ना ये जो 4 सदस्यीय संख्या थी ना, इसमें से एक कम कर दी गई, ठीक है। मैंने बताया था कि जब 4 सदस्य यहाँ पे गवर्नर जनरल को कोई भी काम करना होता था तो इस 4 सदस्यीय कमेटी से है ना राय लेनी पड़ती थी। ऐसे में क्या होता था, ये दो पक्ष में, दो विपक्ष में चले जाते थे तो फिर कोई निर्णय हो ही नहीं पाता था। फिर निर्णय के रूप में बंगाल का गवर्नर जनरल जो है वो अपना निर्णय के रूप में मत देता था, तो ये आपको पता है। तो इसमें मैंने कहा था कि इसकी एक जो है सदस्य संख्या कम कर दी गई, यानी कि अब है ना 3 रह गए, ठीक है। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद थी उसकी सदस्य संख्या कम करके 1 कम करके 3 कर दी गई, ये आपको पता है। इसके बाद आया था 1813 का, लेकिन 1813 के चार्टर एक्ट में कोई अच्छा प्रावधान नहीं किया गया जो कि इस गवर्नर जनरल से संबंधित हो। तो 1833 का देखते हैं। इसमें कहा गया कि जो ये 4 सदस्य से कम किया ना 3 सदस्य, तो इसमें पुनः है ना गवर्नर की जो गवर्नर जनरल की जो परिषद है उसमें पुनः 4 सदस्य कर दिया गया, यानी कि पुनः सदस्यों की संख्या जो है वो 4 कर दी गई, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। फिर डायरेक्ट है 1853 का, ये 1853 का चार्टर एक्ट, जो कि अंतिम चार्टर एक्ट भी इसको कहते हैं। तो इसमें गवर्नर जनरल प्लस इसके 4 सदस्य और 1 सदस्य और इसमें जोड़ दिया गया, जो कहा गया कि ये जो 5वां सदस्य होगा ना एक विधिवेत्ता होगा, और विधिवेत्ता के रूप में हमने लॉर्ड मैकाले को इसमें शामिल किया था, पता है ना, लॉर्ड मैकाले व्यक्ति को इसमें शामिल किया गया था। तो ये 5वां सदस्य था। फिर इसके बाद 1857 की क्रांति, देन 1861 का भारत परिषद अधिनियम। तो 1861 का भारत परिषद अधिनियम, इसमें है ना सिर्फ ये गवर्नर जनरल के पद को है ना वायसराय का पद कर दिया गया। अब यहाँ से हमारा वायसराय शुरू हो जाता है, क्योंकि 1858 का भारत शासन अधिनियम आया था और उसमें गवर्नर जनरल के पद को वायसराय का पद कर दिया गया, यानी कि हम इसमें केवल वायसराय ही लिख सकते हैं। तो यहाँ पर है ना वायसराय था, और इसमें इस वायसराय यानी कि ये गवर्नर जनरल की जगह वायसराय, ठीक है। अब 4 और 1 यहाँ पे कुल 5 व्यक्ति हो चुके थे। यहाँ पर एक और व्यक्ति की मतलब रखा गया, और ये जो व्यक्ति है ना इसे भी कहा गया कि ये भी एक क्या होना चाहिए, विधिवेत्ता होना चाहिए, यानी कि 2 विधिवेत्ता की जो बात है वो कही गई थी, ठीक है, विधिवेत्ता होना चाहिए। तो 1861 में भी ये 6 व्यक्ति हो चुके थे। तो देन 1876 में, ठीक है, ये कुल 5 व्यक्ति हो चुके थे। फिर 1876 में भी मतलब वायसराय की कार्यकारिणी में धीरे धीरे वृद्धि की जा रही है। इसमें 6ठे सदस्य के रूप में जो है वो किसको नियुक्त किया गया, 6ठे सदस्य की नियुक्ति में एक लोक निर्माण विभाग के लिए एक व्यक्ति नियुक्त किया गया। तो ये जो एक व्यक्ति जो है गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में बिठाया जा रहा है, इसका ये अंग्रेजों की एक सोचे समझी चाल थी। क्यों? क्योंकि बाद में जब हम पढ़ेंगे ना 1909 या 1919 1935 के अधिनियम में जब केंद्रीय विधान परिषद की कार्यकारिणी का विस्तार किया जाएगा, तो उसमें जो है ना अतिरिक्त सदस्यों का विस्तार करेंगे ना, तब भारतीयों को भी शामिल करेंगे और भारतीय गैर सरकारी सदस्य के नाम से जाने जाएंगे, और ये जो अंग्रेज है वो सरकारी सदस्य के नाम से जाने जाएंगे। तो सरकारी सदस्यों का बहुमत रखने के लिए एक व्यक्ति को ये जोड़ रहे हैं, और क्योंकि पूरी गवर्नर जनरल ही जो है वो अंग्रेजों की ही होती थी, ठीक है। तो ये 6ठे सदस्य के रूप में इसकी नियुक्ति की गई, ठीक है। तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर था, आपको याद रखना है गवर्नर जनरल से संबंधित। तो अब हम पढ़ते हैं इसके बाद, हमें तो पढ़ाई के मजा आ जाता है, अब आपको पढ़ के मजा आता है या नहीं, क्या भरोसा। तो 1892 का हम पढ़ते हैं अब भारत परिषद अधिनियम। 1892 का भारत परिषद अधिनियम, ठीक है, भारत परिषद अधिनियम। तो इससे पहले छोटे छोटे एक्ट देख लिए थे, उसको भी रखना है याद, ठीक है, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 1892 का भारत परिषद अधिनियम, तो इसमें वही केंद्रीय या प्रांतीय विधान परिषदों की जो मतलब सदस्य संख्या है ना उसमें विस्तार किया गया। इसका प्रावधान पहला था कि जो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद यानी कि ये विधान परिषदों के सदस्यों या सदस्य संख्या में विस्तार किया गया।
कितना संख्या में विस्तार किया गया, और ये संख्या में विस्तार करता कौन है, तो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में जो विस्तार है वो वायसराय करता है, और वायसराय जो है वो कम से कम 6 सदस्य नहीं, कम से कम 10 सदस्य और ज्यादा से ज्यादा 16 सदस्य की ये सदस्यों में विस्तार कर सकता था। अब 1861 के जो ऐसा ही एक एक्ट आया था 1861 में, उसमें भी क्या किया, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में विस्तार किया गया, जिसमें से पहले है ना कम से कम 6 थे और अधिक से अधिक 12 सदस्य थे, वो मैंने बताया था। तो वो, और अब 1892 में केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में पूर्णतः क्या किया जा रहा है, अतिरिक्त सदस्यों में केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद की जो सदस्य संख्या है ना, उसमें अतिरिक्त सदस्य के रूप में जो है इनकी सदस्य संख्या का विस्तार किया जा रहा है। कैसा समझना, और इन अतिरिक्त सदस्य संख्या का विस्तार करते हुए भी ये कहा गया कि जो सरकारी व्यक्ति होंगे ना, यानी कि अंग्रेज व्यक्ति, तो ये सरकारी व्यक्तियों की जो है इन व्यक्तियों का बहुमत रहता था, क्योंकि हमने 1876 के जो अभी हमने देखा ना शाही आयोग, उस तक है ना गवर्नर मतलब वायसराय और उसके 6 सदस्यों की कमेटी हो गई थी, यानी समझो ये आपका वायसराय है, ठीक है, और उसके 6 सदस्यों की कमेटी, यानी कि ये कुल कितने मेंबर हो गए, 7 व्यक्ति तो ये है ही है। अब बाई चांस ये वायसराय जो है वो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्य संख्या की वृद्धि करता है, और ये कहता है कि कम से कम मुझे 10 सदस्य और ज्यादा से ज्यादा 16 लेना है। इसमें भी एक कंडीशन है कि जो 10 सदस्य तो है, अगर वायसराय केवल 10 सदस्य लेता है ना, तो वो केवल भारतीय होंगे, अंग्रेज नहीं होंगे। तो ऐसे में वायसराय 16 सदस्य लेगा, जिसमें 10 तो भारतीय हो जाएंगे, 10 लोग तो क्या हो जाएंगे, भारतीय लोग हो जाएंगे, केंद्रीय विधान परिषद के मेंबर, और जो कि ये गैर सरकारी के नाम से जाने जाएंगे, ये गैर सरकारी व्यक्ति है, ठीक है। जबकि सरकारी व्यक्ति कौन है, ये वायसराय और उसके 6 सदस्य, और यानी कि वायसराय और इस समय 7 सदस्य प्लस 6 सदस्य इधर से आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें बहुमत रहेगा। देखो 13 व्यक्ति हो गए, यानी कि सरकारी व्यक्ति 13 हो गए और गैर सरकारी व्यक्ति 10 हो गए। तो ऐसे में कहा गया कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद की सदस्य संख्या में वृद्धि की जाए, और वृद्धि करने के बावजूद भी जो सरकारी व्यक्ति होते हैं उनका बहुमत बना रहा। तो ये बात कही गई थी, ये पहला प्रावधान था। अब जब इनकी जो सदस्य संख्या में वृद्धि की गई ना, तो इनके सदस्यों में, यानी कि जो सरकारी सदस्य हैं या जो गैर सरकारी सदस्य जो विधान परिषद में बैठेगी, उनके अधिकारों में भी वृद्धि की गई। यानी कि दूसरा प्रावधान क्या है भाई, जो सदस्य है कौन से, ये लिखो मैं, केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या में, मतलब के सदस्यों की मतलब इनके अधिकारों में वृद्धि की गई, सदस्यों के अधिकारों में वृद्धि की गई, अधिकारों में वृद्धि की गई। कितनी वृद्धि की गई, कैसे वृद्धि की गई, वो हम देखते हैं। तो जो केंद्रीय विधान परिषद के चाहे सरकारी सदस्य या गैर सरकारी सदस्य, मेन तो गैर सरकारी सदस्यों को लेकर ही कहा गया है, क्योंकि वायसराय और उसकी जो 6 सदस्य थे ना, ये तो पदेन सदस्य होते थे, इनका कोई निर्वाचन नहीं होता था, ये तो पदेन पद पर ही बने रहते थे, तो उनका तो बहुत ज्यादा वर्चस्व था। अब तो बात वो आएगी जब सरकारी गैर सरकारी व्यक्तियों के लिए खासकर कहा गया कि इनके अधिकारों में क्या की गई, वृद्धि, और वृद्धि भी कितनी की गई, इनको है ना प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया है कि आप क्या कर सकते हो, प्रश्न पूछ सकते हो। यानी कि विधान परिषद चल रही है, ऐसे में कोई आपको कानून पास करवाना है तो आप उनसे बेशक आपको डाउट होता है, प्रश्न पूछ सकते हो, आप बजट पर बहस कर सकते हो, और क्या कहा गया, बजट पर बहस कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ कहा गया कि आप मत नहीं दे सकते, मत देने से इनकार कर दिया। अरे सबसे ज्यादा तो चाहिए ये था कि मत दे सकते हैं, नहीं, तो गैर सरकारी सदस्यों को मत देने से क्या कर दिया, मना कर दिया। चलो कोई बात नहीं, इसके तहत और एक और पूछा जाता है पूरक प्रश्न। ये पूरक प्रश्न क्या होता है, पूरक प्रश्न संसद में पूछा जाता है। जैसे कि मैं गोरा व्यक्ति हूँ, ऐसा समझ लो कि मैं अंग्रेज हूँ, और मुझसे किसी भारतीय ने पूछा कि भाई बताओ बजट पर तुमने इतने लाखों रुपए क्यों खर्च किए हैं, तो मैं उसको एक जवाब दे दूंगा, कोई भी चुनाने में हो गया, या ऐसा सपोज करो कहीं पर किसी गांव में बाढ़ आ गई, इस वजह से वहां जनता में मैंने बांट दिया पैसा, तो ऐसे में उसने प्रश्न पूछा, मैंने उसका उत्तर दे दिया, ठीक है। लेकिन फिर वो और रीजन नहीं पूछ सकता, उस उत्तर में ही और प्रश्न नहीं पूछ सकता, उसको हम कहते हैं पूरक प्रश्न। यानी कि आप एक बार प्रश्न पूछो और मैं उसका एक बार की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हम
तीसरा प्रावधान 1892 के भारत परिषद अधिनियम में क्या कहा गया वो हम देखते हैं। ठीक है, तो ये है तीसरा प्रावधान। तीसरे प्रावधान में कहा गया, क्योंकि देखो हमने देखा कि प्रश्न पूछ सकते हैं नहीं पूछ सकते, इससे संबंधित अधिकारों में उनकी जब वृद्धि की गई तो कुछ न कुछ हमें आंशिक रूप से संसदीय शासन प्रणाली हमें 1892 के भारत परिषद अधिनियम में झलकती है। तो हम कह सकते हैं कि आंशिक रूप से संसदीय शासन प्रणाली की शुरुआत कब से हुई? 1892 के भारत परिषद अधिनियम से। संसदीय शासन प्रणाली की शुरुआत, संसदीय शासन प्रणाली की शुरुआत, आंशिक रूप से संसदीय शासन प्रणाली की शुरुआत कब से हुई? 1892 के भारत परिषद अधिनियम से। ये तीसरा प्रावधान था। चौथा और इस एक्ट का महत्वपूर्ण जो प्रावधान है वो ये था कि जो गैर सरकारी सदस्य थे ना, उनको हम लाए कैसे? केंद्रीय विधान परिषद में उनका निर्वाचन करें, उनको मनोनीत करें, उनको नॉमिनेट करें या क्या करें? तो इसमें कहा गया कि हम उनका परोक्ष निर्वाचन करते हैं। जो गैर सरकारी सदस्य है, गैर सरकारी सदस्य, उनका केंद्र और प्रांतों दोनों में है ना परोक्ष निर्वाचन होना चाहिए। ये परोक्ष निर्वाचन क्या होता है? प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं, वोट वगैरह नहीं पड़ेंगे, परोक्ष निर्वाचन, वो भी आपको भी समझ में आ जाएगा एक एग्जाम्पल के माध्यम से। ठीक है, परोक्ष निर्वाचन के माध्यम से हम गैर सरकारी सदस्यों को केंद्र और प्रांतों में लाते हैं। चलो हम लाते हैं पहले केंद्रों में। केंद्र में आपको बताएं कि केंद्र में वायसराय सबसे बड़ा था, यानी कि वायसराय ही भारत में तो सबसे बड़ा कौन था? वायसराय ही था। फिर ब्रिटेन की संसद में ब्रिटेन की संसद बड़ी थी इंग्लैंड में, लेकिन भारत में जो सर्वश्रेष्ठ काम कर रहा था वो वायसराय था। फिर तो क्राउन के अंतर्गत थी है। तो जो वायसराय नियुक्ति करेगा गैर सरकारी सदस्यों को, तो किससे पूछकर करेगा? तो बंगाल का एक आपने सुना होगा नाम, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, नाम सुना है? चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। तो ये बंगाल का एक संगठन है बेटा, बंगाल का संगठन है। क्या है? चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। तो इससे पूछकर है ना, या इसकी सिफारिश पर ही है ना कोई भी भारतीय व्यक्तियों का जो नाम है वो वायसराय को दे दिया जाता सिफारिश करके, और वायसराय जो है वो केंद्र की विधान परिषद में भेज देता। तो इस प्रकार केंद्र के माध्यम से तो बंगाल के संगठन था एक चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के माध्यम से भारतीय व्यक्ति केंद्र में जा रहे थे। लेकिन प्रांत में कैसे जाएंगे? तो प्रांत का सबसे बड़ा था प्रांतीय गवर्नर। जिस तरह से केंद्र में वायसराय है वैसे ही प्रांत में कौन है? प्रांतीय गवर्नर। तो प्रांतीय गवर्नर को मतलब सहायता देने के लिए हम कहेंगे प्रांतीय गवर्नर को नाम देने के लिए जो थी हमारी जैसे कि एक तो विश्वविद्यालय के जो अध्यापक गण रहते हैं ना विश्वविद्यालयों के, तो विश्वविद्यालयों के अध्यापक गण को नाम दे देते थे। इसके अलावा एक चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स यहाँ पर भी थी। इसके अलावा ना मतलब अंग्रेजों जो अच्छे व्यापारिक अंग्रेज थे ना, व्यापारिक यानी कि व्यापार के क्षेत्र में जो अंग्रेज थे वो व्यक्ति भी मतलब भारतीयों के कुछ नाम जो है वो प्रांतीय गवर्नर को दे देते थे। इसके अलावा भी कई व्यक्तियों ने दिया, जैसे कि चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स यहाँ पर भी थी, प्रांत में भी एक चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स रहा करती थी, तो कभी ये नाम दे देती थी। ठीक है, इसके अलावा जो जाने माने ब्रिटेन के जो ब्रिटिश पदाधिकारी थे चाहे किसी भी पद पर हो, वो भी ना प्रांतीय गवर्नर को जब कुछ चुनकर नाम दे देती थी, जिसमें नगर पालिका प्रमुख थी। नगर पालिका जो है वो भी कुछ भारतीयों के नाम जो है वो प्रांतीय गवर्नर को दे देती थी, फिर प्रांतीय गवर्नर उनको प्रांत में भेज देते थे। तो इस प्रकार गैर सरकारी सदस्यों का परोक्ष निर्वाचन हो जाता था, क्योंकि जिन व्यक्तियों द्वारा ये नाम भेजे जाते थे ना वो काफी टैलेंटेड है। वे विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं, कुछ व्यापारिक व्यक्ति, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, नगर पालिका के व्यक्ति ये भेजेंगे तो परोक्ष रूप से उनका क्या हो रहा है? निर्वाचन ही हो रहा है। इस प्रकार से केंद्र और प्रांत में हमारे गैर सरकारी सदस्य जाया करते थे। हालांकि ये राजा महाराजाओं के ही व्यक्ति मतलब लॉयड फैमिली से ही रहते थे, तो ज्यादा कुछ किया नहीं इन्होंने, जाकर भी
लेकिन ये था कि 1892 में हमें आंशिक रूप से जो है वो संसदीय शासन प्रणाली देखने को मिली। तो आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा हो, मतलब समझ में आया हो तो इसको जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।